मानवता का अपराधी देश में चारों तरफ मौत व सांसों के सौदागर बेखौफ होकर तार तार मोटी रकम लेकर कर रहे हैं दाह संस्कार। सच्चाई है कि एक तरफ तो देश में एक दिन में कोविड-19 से रिकॉर्ड 4,187 मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 2,38,270 पर पहुंच गई है, जबकि 4,01,078 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,18,92,676 हो गए हैं। फरीदाबाद जिला बार एसओ के प्रधान बॉबी रावत ने बार के सभी अधिवक्ताओं से गुजारिश करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में कालाबाजारी करने वाले लोगों का फरीदाबाद के वकील कोई केस नहीं लड़े, ताकि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले और भविष्य में कोई इस प्रकार की कालाबाजारी करने की हिम्मत न जुटा सके। उन्होंने कहा कि यह समय आपदा का है और सबका दायित्व बनता है। छोटे होते थे तो यह सुनते और पढ़ते थे कि एक डायन जो सबको खा जाती है, परंतु उसके इतने नियम तो होते हैं कि वह 7 घर जो उसके घर के साथ लगते हैं को छोड़ देती है। और यही नहीं, डाकुओं के भी कुछ नियम होते हैं। कहने का अर्थ है कि जिंदगी में कुछ नियम, कुछ अंतरात्मा होती है जो समय आने पर उन्हें झकझोर कर अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब सारा विश्व एक महामारी से गुजर रहा है, चारों तरफ भय का असुरक्षित वातावरण है, जहां सेवा भारती सिख समाज, पंजाब समाज, वैश्व जैन समाज, चौपाल, वरिष्ठ नागरिक संस्थाएं भी काम कर रही है। कहने का भाव हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से जाति से है, एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जिसकी जितनी क्षमता है वो सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। जरूरी नहीं मदद पैसों से हो, एक दूसरे को सूचना देकर कि यहाँ ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ दवाई, यहाँ बेड खाली है आदि, या उन लोगों को खाना पहुंचाकर जो बीमारी से जूझ रहे हैं। परंतु यह क्या कुछ राक्षस हैवान इस समय भी लोगों को ठगने में लगे हैं। माना महामारी से सभी के व्यवसाय पर असर है, परंतु कुछ नामी गिरामी लोग जिनको पैसों की कमी नहीं, वो भी इस समय सुर्खियों में आ रहे हैं। काला धंधा कर इस समय महामारी का फायदा उठाकर कभी ऑक्सीजन कभी दवाइयां ब्लैक कर रहे हैं। 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है। वो इस समय अपने ही देश के भाई बहनों को ठग रहे हैं। कहाँ है इन लोगों की अंतरात्मा? क्या यह नहीं सोचते कि सब ने एक दिन चले जाना है, साथ कुछ नहीं लेकर जाना, और सबका हिसाब ईश्वर ने करना है। हम सब अपना अपना रोल करने के लिए आए हैं, जैसे ही रोल समाप्त होगा वैसे ही चले जाना है। बीमारी, एक्सीडेंट एक बहाना बनेंगे, और या यूं कह लो हम सभी सहयात्री हैं। किसी का स्टेशन पहले आ जाता है, किसी का बाद में। जो इस समय किसी के भी कष्ट का कारण बन रहे हैं वो बहुत बड़े पाप के भागी हैं। यह समय एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का, साथ देने का, मदद करने का है। यह समय निकल जाएगा। हमेशा रात के बाद सुबह होती है और दुख के बाद सुख आता है। जो इस समय नुकसान होगा या कोई एक दूसरे को चोट पहुंचाएगा वो कभी नहीं भूलेगा। इंसान का सही चरित्र इसी समय सबके सामने आता है। देश में लाशों के सौदागरों की हिम्मत इतनी अधिक हो गई है, जिन्होंने अपनी अंदर की आत्मा को भी बेच दिया है। और जयपुर राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी कोविड अस्पताल RUHS में हाउसफुल का बोर्ड लगाकर पीछे से मरीजों को बेड बेचे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने शनिवार को इस काले सच का खुलासा करते हुए 23,000 रुपए लेते दलाल नर्सिंगकर्मी को गिरफ्तार किया है। उसने 2 डॉक्टरों के जरिए ICU बेड दिलाने के लिए एक महिला मरीज से 2 लाख रुपए मांगे थे। फिर सौदा 1.30 लाख रुपए में तय कर 93,000 रुपए लिए जा चुके थे। इस बीच पहला मरीज की मौत हो गई। इसके बाद भी वह यह कहकर बकाया राशि मांग रहा था कि पैसा ऊपर तक जाएगा। ACB के DGBL सोनी ने बताया कि दलाल अशोक कुमार मेट्रो मास हॉस्पिटल का नर्सिंगकर्मी है। भरतपुर के बयाना निवासी अशोक को शनिवार रात 23,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसने RUHS अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती 53 वर्षीय महिला मरीज को 2 डॉक्टरों के जरिए ICU बेड दिलाने के बदले 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदा 1.30 लाख रुपए में तय किया। DG के अनुसार गिरफ्तार दलाल और पीड़ित ने बताया कि गंभीर महिला मरीज को 3 मई को ICU में बेड देते ही वहां मौजूद डॉक्टर मनीष ने 50,000 रुपए ले लिए, जबकि 20,000 और 23,000 रुपए 2 किस्तों में दलाल ने लिए थे। धौलपुर निवासी पीड़ित ने शुक्रवार को ACB में इसकी शिकायत की।
उसने बताया कि RUHS के डॉक्टर और दलाल ने ICU बेड दिलाने के लिए 1.30 लाख रुपए में सौदा तय किया था। इसमें से वह 93,000 रुपए दे चुका है। अब डॉक्टर मनीष कौन है और वह RUHS में कार्यरत है या नहीं, ACB इसकी भी जांच कर रही है। बेड दिलाने के मामले में एक अन्य डॉक्टर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मौत के सौदागर कोरोना के संक्रमण की विभीषिका के दौरान जिस प्रकार कुछ बेईमान और राष्ट्र विरोधी लोग इसे मुनाफा कमाने के सुअवसर में तब्दील करने की तरकीबें भिड़ा रहे हैं, उसकी तरफ देश के प्रशासन के हर अंग को सचेत होने की सख्त जरूरत है, जिससे ऐसे लालचियों को करारा सबक सिखाया जा सके। राजधानी दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके के साथ ही खान मार्केट इलाके के खान चाचा और टाउन हॉल रेस्टोरेंटों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की जमाखोरी का जो भंडाफोड़ हुआ है, उससे साफ है कि मानवीय त्रासदी की इस घड़ी में मानव की जान की तिजारत की जा रही है। इन रेस्टोरेंटों का मालिक एक ही व्यक्ति है जो अभी तक फरार बताया जा रहा है। जरूरी है कि इस फरारी का पर्दाफाश इस तरह किया जाए कि पूरे देश में यह संदेश जाए कि जीवनोपयोगी चिकित्सीय औषधियों या उपकरणों की जमाखोरी करने वालों के साथ वही सुलूक किया जाएगा जो किसी मुल्क से गद्दारी करने वाले के साथ किया जाता है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक रेस्टोरेंटों के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस खूंखार माफिया का सरगना अभी तक फरार बताया जा रहा है। यदि वह अपने ऊंचे रसूखों की वजह से पुलिस की पकड़ में आने से बच रहा है तो हमारी न्यायपालिका को इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यह चिकित्सा इमरजेंसी का समय चल रहा है और इस दौरान ऐसी कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती जिससे उन लोगों की जान जाने में बाधा आए जो ऑक्सीजन की कमी से अपनी जिंदगियां खो रहे हैं। यह कैसी विडंबना है कि जब देश में कई स्वयंसेवी संस्थाएं ऑक्सीजन लंगर लगा रही हैं और सामर्थ्यवान लोग पीड़ितों की जान बचाने के लिए अपने खजाने तक खोल रहे हैं और समाजसेवी, राजनीतिक व धार्मिक संस्थाएं कोरोना से मुसीबत ज़दा लोगों की रात दिन सेवा में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग जिंदगी की तिजारत तक करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे अपराध को किस श्रेणी में डाला जाए जो किसी आदमी को अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी लालची और बेईमान आदमी की तिजोरी भरने के लिए मजबूर करता है? निश्चित रूप से यह कार्य विधि विशेषज्ञों का है और उन पर जिम्मेदारी है कि वे फौजदारी कानून के तहत उन पर ऐसी दफाएं लगाएं जिससे हर आदमी यह समझ सके कि जिंदगी की तिजारत करना भारत में नामुमकिन है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट कारोबार की आड़ में मौत पर सौदेबाजी की गई। उसका अभी तक गिरफ्तार न होना भी यह बताता है कि अपने ऊंचे रसूखों के चलते वह जिंदगी जीने के हक को भी व्यापार में बदल सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि देश की न्यायपालिका को पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वप्रथम उसकी गिरफ्तारी का आदेश पुलिस को देना चाहिए और साबित करना चाहिए कि इस देश में कानून से ऊपर कोई भी रसूखदार किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। असली सवाल असली मुजरिम को पकड़ने का है। इसी प्रकार कुछ दिनों पहले एक चैनल ने देश के कुछ राज्यों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी होने का पर्दाफाश किया था। इस मामले में कई शहरों में कुछ लोग पकड़े भी गए थे, मगर हकीकत यह भी है कि अब भी कई बड़े शहरों में इस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है और इसके दाम 20-20 गुना अधिक तक लिए जा रहे हैं। यह इंजेक्शन महाराष्ट्र से गायब हो चुका है और यहाँ के लोग इसे तेलंगाना राज्य से कालाबाजारी से खरीद कर ला रहे हैं। यह सब हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है। सवाल मानवीय संवेदनाओं का भी है, क्योंकि किसी के गम की मुनाफाखोरी करने के लिए सबसे पहले ये संवेदना ही दम तोड़ देती है। राष्ट्र समाज और इसके लोगों से ही बनता है, और जिस देश में लोग समाज पर मुसीबत पड़ने के समय मुनाफा कमाने की तजवीज भिड़ाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि उस समाज को स्वयं सभ्य सिद्ध करने के लिए अपने भीतर सफाई की जरूरत होती है। कानून समाज को सभ्य बनाने की गरज से ही बनाए जाते हैं, अतः समाज की भी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बीच पनप रहे मुनाफाखोरों को उनकी सही जगह पर पहुंचाने में कानून की मदद करे। मानवता के अपराधी हमारे समाज के बीच ही फरार कैसे रह सकते हैं? ऐसे राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को तो पुलिस को अब तक जमीन खोद कर भी निकाल लेना चाहिए था। सच्चाई यह भी है कि फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त OP सिंह ने इस प्रकार की जमाखोरों के खिलाफ मुहिम चला रखी है।